ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आपने नहीं देखा है तो पहले सब वीडियो देख लेना, फिर ही यहाँ पर ये चीज देखना, ऐसा समझ में नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सर हीट का फॉर्मूला देखा था, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड थीटा आर, दैट इज राइज इन टेम्परेचर। तो सर राइज इन टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, थीटा आर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे रिलेशन किसके बीच में बनाना है, संबंध किसके बीच में बनाएंगे हम, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच। ठीक है, तो देखो कैसे है, तो रिलेशन बनता है सर मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब साथ में आते हैं ना, तो इस कपल को हम बोलते हैं कैपिटल सी डैश। क्या बोलते हैं, कैपिटल सी डैश। और इस कैपिटल सी डैश को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, जो पहले हमने पढ़ा था। बरोबर छे? ओके, नाउ सी हियर। तो सर सी डैश का फॉर्मूला क्या हो गया सर, मास इनटू सी, दैट इज एम स्टैंड्स फॉर मास एंड सी स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम करते क्या है, डिफरेंस, कंपैरिजन, जो माँ बाप हमारे साथ भी करते हैं जब हमको अच्छे से समझना होता है। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंस हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो डेफिनेशन को सबसे पहले डिफरेंस में लिया गया है। तो डेफिनेशन में हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या अंतर है, तो सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही चीज का अंतर है। वो क्या है, यहां पर है सर 1 ग्राम मास और यहां पर है गिवन मास। तो हीट कैपेसिटी गिवन मास के लिए होता है और ये 1 ग्राम के लिए होता है। ठीक है, सब्जी वाले के पास जाओ और 5 किलो का भाव पूछो तो हीट कैपेसिटी हो गई, पर 1 किलो का भाव पूछो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ गिवन मास, कोई भी मास जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और 1 डिग्री सेल्सियस राइज करे उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। बट वही चीज हीट एब्जॉर्ब करे सिर्फ 1 ग्राम मास और जो 1 डिग्री सेल्सियस का रेज हो तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये कोई मास पे ये जो है पूरा का पूरा मास पे डिपेंडेंट है और ये मास पर इंडिपेंडेंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि सर मास तो आपने क्या ले लिया है, 1 kg ले लिया हुआ है। दूसरी चीज बात करें इसकी यूनिट की, तो देखो हीट कैपेसिटी एक तरह का ये भी बोल सकते हैं कि सब्सटेंस की ताकत कितनी है हीट को एब्जॉर्ब करने की। तो देखो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज होगा। तो सी डैश इज इक्वल टू एच अपॉन थीटा आर, मतलब हीट एब्जॉर्ब इन पर डिग्री सेल्सियस चेंज, पर डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीट का हो गया जूल और थीटा आर हो गया केल्विन। अब बोलोगे सर सेल्सियस ले लो, तो ऐसा यूनिट सेल्सियस नहीं है, केल्विन ऐसा यूनिट है। तो क्या हो गया, जूल पर केल्विन। बट वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं तो वो तो क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला H इज इक्वल टू एम सी थीटा आर। अगर C को सब्जेक्ट बनाऊं सर मैं तो क्या होगा सर, मास और टेम्परेचर नीचे चला जाएगा तो हीट अपॉन मास और थीटा आर। हीट को सर मेजर किस में करते हैं हम, जूल में मेजर करते हैं। मास को किस में मेजर करते हैं हम, केजी में। और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में, इसलिए इसका यूनिट क्या आ गया, जूल किलोग्राम पर केल्विन। इसके फॉर्मूला की बात करूं तो क्या होता है, सी डैश मतलब हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्मॉल सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वही मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला की, तो अभी हमने देखा कि हीट कैपेसिटी, देखो यहाँ पे हम देखेंगे हीट कैपेसिटी बाय मास, आप डिवाइड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे, ये मास को उधर ले जाओगे नीचे तो क्या होगा, C इज इक्वल टू सी डैश बाय एम। सी डैश क्या है, हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास। क्लियर है सर, ये सब तो सीख गए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपने क्या बताया था कि हमको हीट मेजर करके दिखाओगे, तो कैसे आपने दिखाया नहीं है, फालतू फालतू चीजें सिखा रहे हो, तो वेट करो सिखाते हैं। तो हमने देखा था कैलोरीमेट्री चैप्टर, कैलोरीमेट्री मतलब क्या था, कैलोरी मतलब हीट और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो उसके लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसकी हीट मेजर करने के लिए उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर। अभी दिखता कैसा है तो देखो इस टाइप का शेप होता है, ये वुडन से बना हुआ होता है, इसका आउटर लेयर जो है वो पूरा का पूरा वुडन से बना रहता है, ये वुडन से बना हुआ है। उस वुडन के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये कॉपर
का कप होता है जिसको बोलते हैं कैलोरीमीटर, और इस वुडन बॉक्स के और कॉपर कप के बीच में जगह होती है, उस जगह बीच में हम डालते हैं ग्लास वूल, एस्बेस्टोस। ये क्या सब्सटेंस होते हैं जो हीट को बाहर जाने से रोकते हैं। साथ ही साथ इसके यहाँ पे एक थर्मोमीटर भी होता है और एक मिलाने के लिए स्टीयरर भी होता है। मिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पानी यूनिफॉर्मली मिक्स हो तो टेम्परेचर सही से आएगा। पता है आपको एक चीज कि जब आप ठंडी के समय गर्म पानी मिक्स और ठंडा पानी मिक्स करके नहाने की ट्राई करते हो तो मम्मी आके गर्म पानी डाल देती है, तो आप तुरंत ही हाथ डालोगे ना तो आपको कुछ वाटर का पार्ट ठंडा लगता है और कुछ वाटर का पार्ट गर्म लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होते। इसलिए उसको प्रॉपर्ली मिक्स करने के लिए स्टीयर का यूज करते हैं। इससे जो भी रीडिंग आएगी वो प्रॉपर आएगी। ठीक है, तो सर ये तो हमने समझ लिया, आपने हमारे लाइफ में नया हीरो इंट्रोड्यूस कर दिया कैलोरीमीटर, और थोड़ा बहुत हमको समझ में आया, ज्यादा नहीं आया है, कोई बात नहीं, आगे हम ज्यादा भी समझाएंगे। पहले समझते हैं कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल पर ये काम करता है जिसके वजह से ये मेजरमेंट कर लेता है। ठीक है, तो ये जो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है ना वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कैसे, मैं आपको बोलूं कि सपोज आपने एक सब्सटेंस को गर्म किया, ठीक है, और उसकी आपको हीट मेजर करनी है, तो आप उसको क्या करोगे, कैलोरीमीटर में डालोगे और वो कुछ जादू वादू करता है और उससे क्या आ जाता है, वैल्यू आ जाती है। बरोबर, कैसे आई वो जादू वाली वैल्यू? तो देखो सर, उसके पास हीट आ गई है, मतलब क्या है, एनर्जी है, और वो जब आप उसको कैलोरीमीटर में डालोगे तो उसमें कुछ लिक्विड पड़ा है तो उसको हीट एनर्जी देता है, और जैसे हीट एनर्जी देता है तो अपना जो भी अंदर लिक्विड पड़ा है, जनरली वाटर होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर आपको थर्मोमीटर पे दिखता है, और थर्मोमीटर पे जो दिखता है उसके बेस पे अपने हीट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये चीज पे वर्क करता है। इसलिए कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, मतलब मम्मी ने अगर जेब में आपको 100 रुपए वापरने को दिए हैं तो आप कितने रुपए वापर सकते हो, 100 ही रुपए वापर सकते हो। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मनी। तो देखो, तो ये प्रिंसिपल इस पे कैसे लागू होगा सर? तो देखो मैं बताता हूँ। तो आपने जो भी ऑब्जेक्ट को गर्म किया तो वो क्या करेगा, हीट एनर्जी गिवन आउट बाय द बॉडी, वो अपनी हीट रिलीज करेगा, तो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, दूसरी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ले लेता हूँ कि जैसे कि हॉट सब्सटेंस है, उसका वजन ले लेते हैं हम सर m1, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लेते हैं हम c1, और उसका टेम्परेचर जो है इनिशियली वो लेते हैं θ1। मतलब सर आपने एक गरम ऑब्जेक्ट ले लिया है, ओके, और अभी इसको गर्म करके रखा और टेम्परेचर आपने मेजर किया, तो मानो θ1 टेम्परेचर दिखा आपको, क्या दिखा, θ1 टेम्परेचर आपको दिखा। ठीक है, θ1 टेम्परेचर दिखा। यहाँ पर एक दूसरी सी मस्त ठंडी सी बॉडी है, ठीक है, इसको हम ब्लू से बनाते हैं, ब्लू ठंडे मजा आती है। ये ठंडी बॉडी है और इस ठंडी बॉडी का टेम्परेचर ले लेते हैं हम θ2। जब इन दोनों को ऐसे पास में लेकर आए, जब दोनों का मिलन कराया हमने, ठीक है, तो मिलन कराने पे हुआ क्या, हीट ट्रांसफर हो गई। हीट ट्रांसफर होने के बाद हुआ क्या कि इन दोनों का टेम्परेचर मिक्स हो गया, कुछ थीटा टेम्परेचर बना। क्या बना, थीटा टेम्परेचर, दोनों को मिलकर कुछ और प्रोडक्ट बना। ठीक है, ऐसा ही होता है, बताता हूँ कैसे। देखो, ठंडी का समय है, आपने नल से पानी निकाला और पानी आया 25 डिग्री का, कितना आया, 25 डिग्री का पानी आया, और मम्मी आई ऐसे तपेली में गर्म पानी लेकर 100 डिग्री वाला मिक्स कर दिया, तो 100 और 25 प्लस होगा यहाँ पर, क्या 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, नहीं जाता ना, कुछ और इंटरमीडिएट टेम्परेचर बनता है 100 से 25 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होने की वजह से कुछ बीच में टेम्परेचर बना, तो यहाँ पे हीट कौन रिलीज करेगा, मैं या तुम, हॉट बॉडी करेगी, क्योंकि इसको जेब में मम्मी ने पैसे दिए हैं। ठीक है, कोल्ड बॉडी, ये कौन, लुक्खा दोस्त अपना जो आ जाता है साथ साथ में, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको नाश्ता करवाना पड़ता है। तो हॉट बॉडी से एनर्जी कहाँ फ्लो हुई, कोल्ड बॉडी में हुई। तो हीट रिलीज बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ओके सर, मजा आ गया, क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो हमने हीट का इक्वेशन क्या देखा,
जब भी हम मिक्स करेंगे तो होगा क्या, हॉट ऑब्जेक्ट जो होगा उसका टेम्परेचर गिरेगा, दैट इज फॉल इन टेम्परेचर। कितना फॉल हुआ सर, θ1 था और थीटा पे पहुंच गया, तो दैट इज θ1 माइनस थीटा। क्यों, हॉट बॉडी का टेम्परेचर सपोज मम्मी का 100 डिग्री का था, ठीक है, और आपका जब मिक्स करने पर 58 हो गया, तो क्या हुआ, ये टेम्परेचर कम हुआ ना, दैट इज θ1 माइनस थीटा करते हैं। वही राइजिन की बात करूं मैं, तो इसमें ये टेम्परेचर बड़ा होगा, ये छोटा होगा। क्यों, क्योंकि जब आपका ठंडी में जो पानी में बाल्टी में पानी पड़ा था वो कितना था, 28 पे था, और मम्मी ने जब डाला तो वो कितने पे हो गया, 58। तो यहाँ पे थीटा माइनस θ2 करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो इसको इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे, तो हीट का इक्वेशन पढ़ा सर हमने, mc डेल्टा t दैट इज θr या θf जो बोला था आपने ने, θr दैट इज राइज इन टेम्परेचर, और ये क्या दर्शा रहा है, θf दैट इज फॉल इन टेम्परेचर। तो mc θr इज इक्वल टू m2c θf। तो ये रिलेशन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर से डिराइव हुआ। पर यहाँ पे एक चीज है कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ HSC आपने सर राइज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला थीटा माइनस θ2 लिखा है। हाँ, अरे θ1 माइनस θ2। खाली पानी की बोतल दे दीजिए। देख यहाँ पे कैसा है, फॉल हुआ है, 100 से कितना हुआ है, 58 हुआ है, तो θ1 माइनस थीटा, ये नीचे 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 यहाँ इसका राइज ही हुआ है, नीचे नीचे सर, इधर MC M1C। अच्छा हाँ, यहाँ फॉल लिख दिया, अच्छा अच्छा। तो देखो बेटा, तो हमने फॉर्मूला क्या देखा आएगा हमारा, mc डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ, फॉल, तो θf, और यहाँ पे क्या हुआ, राइज, दैट इज θr। सर ये सब ठीक है, पर अभी भी आप हमारे साथ झोल कर रहे हो। क्या झोल किया भाई मैंने तुम्हारे साथ, तो झोल ये है कि सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो बताया ही नहीं आपने, कहाँ से ढूंढो है, हवा में से लेकर आ जाऊंगा, क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, पर कैसे आया वो देखो। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, कैसे हम कोई भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालें, और वही कैलोरीमीटर अपने को वो भी इसमें भी हेल्प करता है अपने को, ठीक है। तो कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सपोज आपको आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तो उसको लो और भुक्का कर दो, पाउडर बना दो। क्या कर दो, उसका पाउडर बना दिया आपने। पाउडर बनाने के बाद हाइपोस मीटर लो। सर इतने भारी भारी शब्द मत बोलो बेटा। हाइपोस मीटर जो होता है ना, एक कॉपर का कप ही होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर का कप होता है। उस कॉपर के कप के अंदर आपको क्या करना है, जो भुक्का किया हुआ आयरन है, जो पाउडर बनाया आपने आयरन का, वो इसके अंदर आप डाल दो। देखो दिख रहा है, क्लीन एंड शाइनिंग कैलोरीमीटर अलोंग विथ अ स्टीयरर वेट इट एक्यूरेटली ऑन अ फिजिकल बैलेंस। तो आपने ये जो लिया ना, इसको क्या करना है, वजन कांटे पर, फिजिकल बैलेंस पर, बिना पानी, पहले उसको मेजर कर दो, फिर उसके अंदर पानी डालो, फिर वापस से मेजर कर लो, ठीक है। तो देखो हाफ फिल्ड विद वाटर एंड वेट अगेन, उसका क्या करना है, आपको वापस से वजन कर लेना है, ठीक है। और इसी पूरे के पूरे कॉपर के कप को आपको कहाँ डालना है, उस वुडन जैकेट में। याद है अपने ने बताया था इस तरह से होगा। देखो बता देता हूँ किस हिसाब से स्ट्रक्चर होगा। तो देखो तो इस तरह से ये वुडन जैकेट होता है। पहले इसका सामने का व्यू दिखा रहा हूँ, ये लकड़े का बना हुआ रहता है, और इस लकड़े के अंदर जो लकड़े का जो जैकेट है, इसके अंदर छोटा सा यहाँ पर कॉपर का कप लग जाता है। इसके बीच में जगह बच गई, तो उस जगह के अंदर आप बेटा यहाँ पर आपको ग्लास वूल डालना रहता है, और ये ग्लास वूल के बाद इसके ऊपर एक ढक्कन लगता है। ये ढक्कन में 2 होल होते हैं, ठीक है। एक जो होल होता है वो होता है स्टीयरर के लिए, और दूसरा जो होल होता है वो होता है थर्मोमीटर के लिए, ठीक है। इस तरह का पूरा अरेंजमेंट रहता है, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हैं। बेटा अब है ना, इसमें फॉर्मूला बेस भी आता है, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो इसकी मदद से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बॉडी का निकालते हैं। अगर आपको ज्यादा ना पता चले तो आप सिर्फ और सिर्फ गूगल पे लिखोगे ना, स्टेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, तो आपको तुरंत ही वैल्यू भी बाहर आ जाएगी।
अब देखो प्रिकॉशंस क्या लेने हैं जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोई भी सब्सटेंस का मेजर कर रहे हो। तो हमको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ से मेजर किया हमने, कैलोरीमीटर की मदद से मेजर किया, ठीक है। अब कैलोरीमीटर से आप यूज करो तो उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, तो क्या होता है आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं, राइट। तो उसी तरह से जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो HSC का, तो कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। वो ध्यान क्या रखना है, तो पहली चीज कि आपका कैलोरीमीटर बहुत हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन आता है व्हाई द कॉपर कैलोरीमीटर इज हाईली पॉलिश्ड इज सजेस्टेड इन एन एक्सपेरिमेंट। क्योंकि अगर कोई सरफेस रफ है तो उसका अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है, और हम चाहते क्या है कि हमारा आंसर परफेक्ट आए। उसके लिए क्या होना चाहिए, वो एकदम क्लीन होना चाहिए। क्लीन होगा तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम रहेगा और हीट एब्जॉर्प्शन कॉपर के कप द्वारा कम होगा, जिससे क्या होगा, आंसर आपको हीट लॉस और हीट गेन का परफेक्ट आए। क्योंकि थर्मोमीटर यहाँ पर पानी का टेम्परेचर मेजर कर रहा है, ना कि कॉपर का। अगर कॉपर हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो पानी को हीट कम मिलेगी। क्लियर है कि नहीं है। दूसरी चीज, आपका जो भी रहेगा सिस्टम, जो हमने देखा था कॉपर और वुडन जैकेट के बीच में हमने इंसुलेशन डाला था। इंसुलेशन में भी पूछते हैं MCQs में, तो उसमें आता है ग्लास वूल डाल सकते हो, एस्बेस्टोस डाल सकते हो, वूल भी डाल सकते हो, आर्टिफिशियल वूल आता है वो भी डाल सकते हो। अब ये क्यों डालते हैं, तो देखो मैं वापस से आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जो आप पानी में डालोगे उसको पाउडर बनाकर, वही हीट रिलीज करता है, और ये हीट एब्जॉर्ब कौन करता है, वाटर। और वाटर की मदद से टेम्परेचर राइज फॉल हमको दिखता है, जिससे हमारा हीट का कैलकुलेशन होता है। पर अगर आपने ग्लास वूल नहीं लगाया है तो कॉपर तो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कॉपर एब्जॉर्ब करके भी क्या करेगा, एनवायरनमेंट में पास करेगा, जिससे पानी को हीट वापस से कम मिलेगी और आपके आंसर रॉन्ग आएगा। क्लियर है आपको यहां तक। आपको कहीं पर भी डाउट हो तो नीचे प्यारा कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें आप शेयर कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको जो भी थर्मोमीटर लेना है ना, सेंसिटिव लेना है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जरा सा भी चेंज हो ना तुरंत वो रिएक्ट करे, ठीक है। आलसी थर्मोमीटर नहीं लेना है। आलसी थर्मोमीटर लोगे ना तो वैल्यू वापस से रॉन्ग आएगी, ठीक है। आपका जो वाटर होगा वो हमेशा रूम टेम्परेचर से बिलो होना चाहिए। आपका जो भी टेम्प होगा वो बिलो होना चाहिए। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि आपने जो सब्सटेंस को हीट किया है वो रूम टेम्परेचर जितना ही है सपोज, ठीक है, और आप डाल दोगे तो आप मेजरमेंट करोगे तो क्या मेजरमेंट दिखेगा, कोई चेंज ही नहीं दिखेगा, क्योंकि पानी भी रूम टेम्परेचर पे है और ऑब्जेक्ट भी रूम टेम्परेचर पे डाला आपने। तो कोशिश हो सके तो रूम टेम्परेचर के बिलो थोड़ा ठंडा पानी डालो। दूसरा, जो भी आपने हाइपोस मीटर में जो आपने सॉलिड रखा था वो तुरंत के तुरंत, हाइपोस मीटर भी कॉपर कॉपी है, उसमें से आपने बुक्का करके वहां पे एलिमेंट को डाला तो तुरंत पकड़ के कैलोरीमीटर में डालो। ऐसा नहीं हवा में आराम से ऐसे डाल रहे हो। क्यों, क्योंकि आप जब ऐसे करोगे ट्रांसफर तो इसी के दौरान भी हीट रिलीज होती है। जितना ज्यादा समय लोगे तो वापस एटमोस्फेयर में हीट लॉस हो जाएगी और आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। देखो दिख रहे हैं प्रिकॉशंस। बाप रे सर, इतना ध्यान से सोचना पड़ता है। तो बिल्कुल बेटा, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से वर्क करना है, और आपको स्टीयर भी करो ना तो क्या करना है, आराम से स्टीयर करना है, ना कि ऐसे जोर जोर से, ठीक है। तो सर यहां तक तो हमने सीख लिया, यहां तक तो था थियोरेटिकल पोर्शन। अब आता है प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल में कि कैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज करके हम लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और वाटर के अलग अलग फायदे देखेंगे, ठीक है। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की बात करूंगा तो एक कहानी सुनते हैं, ठीक है। तो एक मुन्नू भैया थे, वो गए भाई बीच पे घूमने गए और दोपहर का समय था, ठीक है। दोपहर को सो रहे हैं और देख रहे हैं ठंडी हवा आ रही है, ठीक है। रात को गए तो रात को भी ठंडी हवाएं आ रही है। तो वो मेरे पास आए और पूछे कि सर ये फिनोमिना क्या है। तो उस फिनोमिना को समझाने के लिए देखो, तो ये सनलाइट का टाइम है, दोपहर का टाइम है, राइट। सनलाइट में होता क्या है, दोपहर के टाइम पर अपना जो सन है वो इक्वल अमाउंट में रेज फेंक रहा है, और यहाँ पर लैंड भी है और सी भी है। लैंड भी हीट एब्जॉर्ब करता है, सी भी हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में सन रेज मिल रही है और हीट भी एब्जॉर्ब इक्वल अमाउंट में कर रहे हैं। पर यहाँ पे गर्म कौन जल्दी होता है,
कौन होता है गरम? कमेंट में मैसेज करना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स है गरम यहाँ पे कौन होता है? फटाफट लैंड होता है। और जो सी होता है वो गरम होता है, पर वो धीमे धीमे गरम होता है। अब ऐसा क्यों? तो वापस से इसमें राज छुपा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है और वो सी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो लैंड क्या करता है? तुरंत हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्ट कर देता है, इसलिए गर्म हो जाता है। तो इससे हुआ क्या? अगर लैंड गर्म है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा जो होती है हॉट एयर, वो होती है लाइट इन वेट। अब लाइट इन वेट की वजह से क्या हुआ? ये सारी की सारी हवा कहाँ बहने लगी? सी की तरफ। ये हॉट एयर है और ठंडी ठंडी प्यारी हवा किसकी तरफ आने लगी? लैंड की तरफ आने लगी। तो ये जो हॉट एयर सी की तरफ गए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सी ब्रीज। क्लियर है? ब्रीज मतलब हवा। अब सर ये कर रहा था, अब रात का समय है, अब रात को कैसे हुआ? तो रात को हम देखते हैं, ठीक है, वापस से। अब तो सर सन भी नहीं है, कोई बात नहीं। अब पूरे दिन भर जो अपने सी ने हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है, अब कोई सन नहीं है तो वो क्या करता है? धीमे 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 हीट ट्रांसफर करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा था, तो वो बेड कंडक्टर था। तो पूरे दौरान जब नाइट हो चुकी है तो वहां पे क्या कर रहा है? तो लैंड तो एकदम फटाफट ठंडा भी हो गया, पर सी अभी तक ठंडा नहीं हुआ। तो ये क्या कर रहा है? इसके आसपास की जो भी एयर होगी वो भी हॉट होगी, क्योंकि सी अभी भी हॉट है। तो वापस से जो हॉट एयर होगी वो कैसे होगी? लाइट इन वेट। लाइट इन वेट है तो ये हॉट एयर जाती है यहाँ पर और कोल्ड एयर यहाँ पे आती है। अब ये फ्लो कैसे आया? तो देखो हॉट एयर जो होता है ना उसका प्रेशर लो होता है, और जो कोल्ड एयर होती है ना उसका प्रेशर हाई होता है, ठीक है। चीजें कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हाई टू लो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर, और ये आपकी बनी क्या? लैंड ब्रीज। तो एक चीज याद रखने का, जब भी हम सुबह जाते हैं ना तो सी में बैठते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम पे सी ब्रीज, रात को लैंड ब्रीज। वापस से सुबह सुबह जाओगे तो कहाँ पे जाके बैठोगे? सी पे बैठोगे ना। तो पहले क्या आती है मॉर्निंग में? सी ब्रीज, और रात को क्या आती है? लैंड ब्रीज। क्यों आपको ये बताया? बच्चे बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं, पूछा होता है लैंड ब्रीज और लिख के आते हैं सी ब्रीज। अब लास्ट ये टॉपिक का, जिससे हमारा चैप्टर का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। यहाँ पर है एप्लीकेशन रियल लाइफ के, कि सर वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के एप्लीकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है फोमेंटेशन। फोमेंटेशन क्या होता है? कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमको लगती है बॉडी पर तो वहाँ पे क्या सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं फोमेंटेशन। अब ये सूजन को हटाने के लिए मम्मी क्या करती है? कुछ बर्तन वगैरह गर्म करके चिपका देती है? नहीं चिपकाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम वो नहीं ले सकते, उसकी जगह हम क्या लेते हैं? हॉट बैग लेते हैं, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ होता है। क्यों पानी ही लेते हैं पर्टिकुलर? क्योंकि पानी होगा उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो आप उसको गर्म भी कर दोगे तो क्या होगा? फटाफट गर्म नहीं होगा, धीमे 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 गर्म होगा। फिर आप जब अपनी सूजन पे लगाते हो तो हीट भी कैसे देता है? धीमे 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 देता है। तो इससे क्या होता है? आपकी सूजन मिट जाती है, ठीक है। दूसरा, वाटर को हम कूलेंट की तरह भी यूज करते हैं कार रेडिएटर्स के अंदर। क्यों कार रेडिएटर्स के अंदर इसको कूलेंट की तरह यूज करते हैं? वापस से इसका राज छुपा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वाटर की वो बहुत ही ज्यादा है। इसकी वजह से वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जितनी हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना कूलिंग प्रोसेस अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि जो इंजन होता है, देखो रेडिएटर क्या होता है बेटा? इंजन है ये, इंजन के आगे ऐसे ना, ऐसे आपने देखा होगा, अपने फ्रिज के पास भी होता है, एयर कंडीशन एसी है वहां पे भी देखने मिलेगा। तो यहाँ से सारी के सारी हॉट एयर आती है, ठीक है। ये हॉट एयर से पहले लड़ने वाले कौन होते हैं? ये रेडिएटर्स होते हैं। ये रेडिएटर सारी हीट खुद खींच लेते हैं। तो हीट कम लेने के बाद फिर क्या होता है? ये जो थोड़ी बहुत हीट रहती है वो इंजन को मिलती है। इससे क्या होता है? अपना इंजन कूल रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट। दूसरा, इन अ कोल्ड वाटर इज यूज फॉर इंटरनल हीटिंग। कोल्ड वाटर नहीं आएगा, कोल्ड कंट्रीज आएगा। अब जो कोल्ड कंट्रीज है ना वहां पे क्या करते हैं? हीटर तो यूज कर ही रहे हैं, उस हीटर के साथ साथ उनके दीवालों के बीच में है ना पानी की पाइपलाइंस होती है, ऐसे ही फॉर्म में। ऐसे दीवाल है, ठीक है, ये दीवाल है सपोज एग्जांपल 4, तो यहाँ पे ना ऐसे पाइपें इसके अंदर बिछी हुई होती है।
अब क्यों कि पता है वहाँ पे चिमनी जला रहे होते हैं, वो आपने देखा होगा चिमनी होते हैं वहाँ पे बाहर ऐसे आराम से वो जला देते हैं और सब लोग बैठ जाते हैं, तो वहाँ से जो हीट आती है ना वो वाटर को बॉईल करती है, और जब वाटर बॉईल होता है तो वेपर बन जाता है, और ये वेपर इसी पाइपलाइन में से गुजरता है और टेम्परेचर जितना भी रूम का होता है उसमें से सारा वो अपने हीट रिलीज कर करके उसको उसका रूम टेम्परेचर मेंटेन करवाता है। ठीक है, तो कोल्ड कंट्रीज में हम वाटर को एज ए इंटरनल हीटिंग भी यूज करते हैं। दूसरा, ऑल एनिमल एंड प्लांट लाइफ आर पॉसिबल ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से ये चीज होती है। अब कैसे, अब देखो अभी सपोज करो कि बहुत ठंडी पड़ रही है और बर्फ बनने वाला समय है, अब यहाँ पर क्या है कि वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, तो आप जब उसको ठंडा करने जाते हो ना तो जल्दी ठंडा नहीं होता है, वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, अंदर एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा रह पाते हैं। तीसरा कि वेट सॉइल जो होगा और ड्राई सॉइल की बात करूं, इसमें से वेट सॉइल और ड्राई सॉइल दोनों को अगर मैं गर्म करना स्टार्ट करूं तो कौन पहले गर्म होगा? ऑफ कोर्स है सैंडी सॉइल, और कौन जल्दी गर्म नहीं होगा? वो वेट सॉइल। क्यों? कि वेट सॉइल के पास पानी है। मम्मी भी ऐसा करती है, पता है बहुत बार तुमको, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या करती है, आंगन में पानी छिड़क देती है, क्योंकि मम्मी को फिजिक्स पहले से ही आता है। कैसे फिजिक्स आता है? उसको पता है कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, तो जितनी भी हीट आएगी वो एब्जॉर्ब करके वो खुद उड़ जाएगा, तो क्या होगा, आसपास का रूम टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हम दूसरी चीजें कब भी करते हैं, जब हम क्रिकेट खेल के आए होते हैं और बहुत गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, मैम ये बंद कर दो ना क्रिकेट खेल के आए होते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, अपने रुमाल को पानी में भिगोकर अपने सर पे रख देते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि जो भी हीट आती है उस ड्रॉपलेट को गर्म करके वेपराइज करती है, वो हीट हमारी बॉडी से खींच कर वो चला जाता है, तो हमको लगता है ठंडा। ठीक है, अगर ऐसा किया है तो कमेंट में जरूर मैसेज करना। ठीक है, अब लास्ट, इसको वेदर फोरकास्ट में भी यूज करते हैं, कब फ्रॉस्ट वगैरह आने वाली होती है। ये कैसे? बाय चेकिंग ह्यूमिडिटी। ठीक है, और इसको अच्छे से आप बताओगे कमेंट। देखते हैं सम एग्जांपल ऑफ हाई और लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मेरे को पता है जहां तक हीट कैपेसिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहां पर होगा। तो पहला बोला है कि क्यों कैलोरीमीटर को कॉपर का बनाया सर, कॉपर का, इसको सोने का क्यों नहीं बना दिया? भाई इतने पैसे तो थे नहीं। ओके, सोने का भी बना सकते थे पर वो जरूरी नहीं, महंगा हो जाएगा। अब कॉपर क्यों लेते हैं? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब कॉपर जो होता है ना उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। इससे क्या होता है कि जो भी हीट आ रही है वो क्या होता है, तुरंत ही रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अदरवाइज क्या होता है, एनर्जी के लॉस हो सकते हैं और आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आंसर रॉन्ग आ सकता है। दूसरा कि व्हाई द बेस ऑफ द मेटालिक कुकिंग पैन इज थिक। घर पे जो तवा होता है, तवे को ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो तवा है ना बीच में से मोटा होता है और साइड से पतला होता है। ठीक है, अब तवा बीच से मोटा क्यों किया गया है? तो सीधी सी बात है, अगर आप मोटा कर दोगे तो उसका मास बढ़ जाएगा, अगर मास बढ़ जाएगा तो हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से हीट कैपेसिटी बढ़ने की वजह से वो बेड कंडक्टर हो जाएगा। तो मम्मी जो रोटी सेकती है वो रोटी को धीमे धीमे हीट मिलेगी और रोटी अच्छे से सिक जाएगी। कब हमने देखा होगा, जब भी मम्मी रोटी बनाने जाती है सबसे पहले क्या करती है, तवे को साफ करती है, खुरचती है कि कुछ सब्सटेंस चिपक ना जाए। अगर वो चिपक गया तो वहां पे क्या होगा, रोटी जल जाएगी, क्योंकि हीट कैपेसिटी सर आपने चेंज कर दी है। ठीक है, अब लास्ट, सर प्रेस करते हुए देखा है आपने किसी को? मैंने तो देखा है, आपने देखा है? तो प्रेस करते वक्त आप देखोगे तो जो प्रेस में जो लास्ट का जो बेस होता है वो बहुत ही मोटा रखते हैं। क्यों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बेड कंडक्टर ऑफ हीट, और बेड कंडक्टर ऑफ हीट है तो वापस से मेरे कपड़े को धीरे धीरे हीट मिलेगी और अच्छे से प्रेस हो जाएगा। तो यहां पर बच्चा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला पोर्शन होता है समाप्त। इसके सारे न्यूमेरिकल्स हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।